हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके एसएसटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग 7th ऑफ मार्च के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपको 7th ऑफ मार्च को अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर पैटर्न होगा, इतने ही क्वेश्चन उसके अंदर होंगे और ऐसे ही मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन से जितने भी हर एक चीज का आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले ये सैंपल पेपर आपको करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 7th ऑफ मार्च को आपको एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। चाहे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आपको ये पेपर जरूर से देखना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। आपको एक्ट के बारे में दी गई हैं कुछ बातें जिनको देख करके आपको बताना है। तो यहां पर सबसे पहला है कि द एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड आता है कि इट गिव्स द गवर्नमेंट टू पावर टू सप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा वो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से है। और ये बात याद रखना कि जहां पर भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोक देने की बात की जाए वो होता है यहां पर रॉलेट एक्ट, और सबसे जो स्टार्टिंग होती है चैप्टर की वो होती है इसी से ही। यहां से गांधी जी अपना जो स्टार्ट करते हैं, सारे मूवमेंट्स वगैरह यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में ए ऑप्शन। अगर ऐसा कोई आपको करेक्ट ऑप्शन मिले जिससे कि आप देखते पहचान लो, तो सीधा आपको उसको टिक कर देना है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है नेक्स्ट, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि विच प्लेस इन द इंडिया हैज द आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू द 11th सेंचुरी। अब देखो यहां पर एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जो ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या करना है, दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो है आपका डेटा। अब डेटा के अंदर क्या क्या आती है, डेटा के अंदर आपके पास में चीजें आती हैं जैसे डेट्स आ गए, डेट्स इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर इसके साथ में डेटा में ये भी आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर कि सबसे ज्यादा हैवी रेन होती है, या फिर जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं होती है, या फिर सबसे ज्यादा शुगर होती है। ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी से सीधे डेटा के ऊपर बेस्ड आता है। तो आपको इसको ध्यान रखना, इसमें समझना कुछ भी नहीं था, तो वो आंसर रह जाएगा हमारे पास में भोपाल। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स से। अब इसमें हमसे क्या कहा गया है वो देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है कि आपको एक एजुकेशनल अचीवमेंट दिया गया है, रूरल जो यूपी का है वहाँ का कुछ डेटा आप लोगों को गिवन है। इसमें ये दिया गया है, ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बहुत बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि हम ध्यान से नहीं देखते। इसमें देखो 3 आपको चीज़ें दी गई। इसमें सबसे पहले कहा गया है लिटरेसी रेट फॉर द रूरल पॉपुलेशन। फिर इसके बाद में ये है 76% मेल के लिए, 54% वुमेन के लिए। तो यहाँ पर जो फीमेल की है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, हम उसको मार्क कर लेंगे, एक तो हाई को और एक लो को, दोनों में से एक को मार्क कर लेना जिससे कन्फ्यूजन ना हो। फिर सेकंड में दी गई लिटरेसी रेट फॉर द रूरल चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से 14 ईयर्स के यहाँ पर दिया गया है, जिसके अंदर भी वुमेन की कम है, वो 87% है। ये दिख रहा नहीं होगा, ये हो गया 87%। फिर उसके बाद में कहा गया कि परसेंटेज ऑफ अ रूरल चिल्ड्रंस एज 10 से 14 अटेंडिंग द स्कूल। अब कितने बच्चे हैं जो कि अटेंड कर रहे हैं, जिसमें फीमेल की कम है, तो हर एक के अंदर फीमेल की यहाँ पे कम है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल है उनकी लिटरेसी रेट कम है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एज पर द अबव डेटा द लीस्ट परसेंट ऑफ द लिटरेसी रेट इन द रूरल पॉपुलेशन, जो कि हमसे पूछा गया सिर्फ और सिर्फ लिस्ट। तो यहाँ पे देखो, आप देखो कि चिल्ड्रन के अंदर अगर पूछा जाता, सेकंड लिस्ट के अंदर आते चिल्ड्रन, और सबसे ज़्यादा जो आती वो आती मैन की। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मैन की नहीं आती, ध्यान से, ये मैंने गलत बोला। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आती वो आती 10 से 14 ईयर्स के जो मेल हैं चिल्ड्रन, उनकी ज़्यादा आती। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट उन्हीं की थी। और इसी के साथ में पूछा जाता है कि जो कि स्कूल जा रहे हैं उनकी, तो उस केस के अंदर भी मेल की आती। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, जो कि फीमेल है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसी और वीडियोस और मिलती रहें। और हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर कि हमने सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर को डिस्कस कर रखा है, तो वो भी देख सकते हो अगर आपको औरों का देखना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल मेजर
that can be taken to mitigate the threats posed on the tiger population and biodiversity। अब देखिए हमारे जो जैसे कि हम लोग जो ह्यूमंस है, हमारी वजह से क्या होता है कि हमें ना बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। जब हम डेवलप हो रहे हैं तो हमारे डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है भैया, अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं तो हमें रहने के लिए भी जगह चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स के लिए भी जगह चाहिए, हमें बिल्डिंग्स भी चाहिए, हमें स्कूल्स भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए होती जगह। अब जगह कहाँ पर है, इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारी एक सबसे बड़ी एक बोल सकते हो कि प्रॉब्लम भी है, सेकंड वो स्ट्रेंथ भी है। अब किसी भी कंट्री के पास में इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी कि इंडिया के पास में, इंडिया ने चाइना को भी कवर कर दिया है। तो अब इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें जगह नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे। पेड़ों को काटने से क्या होगा, जो जंगली जानवर है उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि भैया पेड़ों को काटने से क्या ही फर्क पड़ रहा है, अगर टाइगर आज खत्म हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कोई भी एक स्पीसीज खत्म होती है यहां से अर्थ से, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। अब ये कैसे होता है, आपने ये उसके अंदर पढ़ोगे, आपका एक चैप्टर होगा आवर एनवायरनमेंट, जो कि आप एग्जाम से एक दिन ही पहले पढ़ने वाले हो। उसके अंदर आप लोग देखोगे कि अगर हमारी जो चेन है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होता है तो हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो अब उसको करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें टाइगर को बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए, जिसमें कि सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है कि बैनिंग द हंटिंग एंड गिविंग द लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ। ये एकदम से सही बात है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत ही जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं उनका शौक क्या होता है, उनका शौक होता है कि जैसे कि क्रोकोडाइल की जो स्किन होती है उनको शीट्स चाहिए होती है, जैसे क्रोकोडाइल लेदर हो गया, स्नैक लेदर हो गया, लेपर्ड लेदर हो गया, उनके वो चाहिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सही ऑप्शन रहेगा कि एक तो हंटिंग को बैन कर देना चाहिए और सेकंड इनको लेकर के जो ट्रेड होते हैं उनको भी बैन करना चाहिए। फिर सेकंड आता है कि प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑफ एंड द पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरिया। ये एकदम से गलत है। ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर भेजें जिनसे कि उनको वाइल्ड लाइफ के बारे में पता लगे और वो वाइल्ड लाइफ को जान पाएँ। हम में से मोस्ट ऑफ द जानते ही नहीं है कि हमारा जो नेचर है वो कितना ज़्यादा सुंदर है। हम बस अपने आप के अंदर ही मस्त है, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें रील्स दिखा दो, ये सब दिखा दो, लेकिन नेचर के पास में जब आप जाओगे तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ये फैक्ट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड, जिसके अंदर की कहा गया कि एस्टेब्लिशिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। ये एकदम से सही रहेगा। अब ऐसे इसलिए क्योंकि उनको एक प्रोटेक्शन के अंदर एक स्पेस मिल जाएगा जहां पर कि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको रहने के लिए जगह मिल जाएगी और वो जगह उनसे छीनी नहीं जा सकती। ये एक अच्छा ऑप्शन है। देन फिर इसके बाद में लास्ट है कि कन्वर्टिंग द फॉरेस्ट इन टू द रिजर्व एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये भी एकदम से सही है। तो इसके जो सही ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास में वो हो जाएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद में थर्ड और फिर लास्ट के अंदर हो जाएगा हमारा फोर्थ। ये तीन ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट होंगे। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा व्हेन द कंट्रीज ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू एंड द यूरोपियन यूनियन वाज चूजन इन एज इट्स हेडक्वार्टर। किसको हेडक्वार्टर की तरह चूज किया गया था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रुसेल्स को हमने यहाँ पे चूज किया था। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर करो कि इसका आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजोरिटिज्म एंड पावर शेयरिंग। तो अभी हम लोग बात करते हैं पावर शेयरिंग के बारे में। तो देखो पावर शेयरिंग क्या होती है, हम लोग रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर किसी के भी पास में फुल पावर नहीं रहती। अब जैसे कि मान लो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि गुंडागर्दी करती है, सही ढंग से काम नहीं करती, तो आप कहाँ जाओगे? तो वहां पर हमने उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमने बना दिया जुडिशरी। अब जुडिशरी के पास में पूरी पूरी पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट को भी देखेगी कहीं करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में वो ये भी साथ में रेगुलेट करती है कि जो जैसे कि किसी के साथ में गलत हो गया तो उसके साथ में गलत भी ना हो, सारी चीज़ें सही हों। तो ये जुडिशरी के पास में पावर है। गवर्नमेंट के पास में पावर ये है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको सही ढंग से इंप्लीमेंट करे। तो सभी के पास में यहाँ पे अलग अलग होती हैं, जो कि डेमोक्रेसी में ही होता है। देन फिर इसके बाद में मेजोरिटिज्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी होती है ना, जैसे कि मेजोरिटी में अगर कोई भी कम्युनिटी है तो उसको पावर दे दी जाती है। तो अब ये कौन से ऑप्शन के अंदर लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि मेजोरिटिज्म एम्फसाइजेस द डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी कमिटी। एकदम से सही है। वाइल पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि सभी डिफरेंट ग्रुप के अमंग पावर हो। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे एकदम से करेक्ट रहेगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर कि आप लोग असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन दिया है, उसका रीजन दिया गया, मतलब कि कोई भी एक आपसे बात कही जाए,
प्लस उसका लॉजिक दे दिया जाए। तो आप हो सकता है कि बात सही हो या फिर लॉजिक गलत हो सकता है कि दोनों ही सही हो या फिर हो सकता है दोनों ही गलत हो। ये ऑप्शन है। तो हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो ये है कि यहाँ पर डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी। एकदम से करेक्ट बात है। यहाँ पर आपको हर एक जो चीज़ है वो डेमोक्रेसी में मिलेगी, हर एक चीज़ इक्वलिटी आपको डेमोक्रेसी में ही देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ऑल द इंडिविजुअल्स हैव द इक्वल से इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर हर एक को इंडिविजुअल राइट है। मान लो कि आप हो, आपका दोस्त ए पार्टी को सपोर्ट करना चाहता है, आप बी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हो, आपको कोई भी अपोज नहीं कर सकता, आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि भाई तू ए को ही देगा, तू बी को ही देगा। तो ये यहाँ पर हर एक को इक्वल राइट होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही होगी। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो गया। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे कहा गया कि राहुल हैज अ शैक ऑफ कॉटन, मतलब कि कॉटन का उसके पास में खेत है, उसके पास में भंडार है, एंड ही इज इन नीड ऑफ अ व्हीट, एंड अंशुल हैज अ सैक ऑफ व्हीट एंड इज इन नीड ऑफ अ कॉटन। अंडर दिस सिचुएशन बोथ विल बी एबल टू एक्सचेंज देयर गुड्स। अब जैसे कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर कि दो लोग आपस में एक्सचेंज कर लें, तो इसे हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि भैया दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ द कोइंसिडेंस दैट दे वांट, जैसे कि अब मान लो कि उनको नहीं चाहिए होता, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? वो क्या एक्सचेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर जब कभी भी आप देखो, अब आपको क्या चाहिए? आपको मान लो कि एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं पेन का। आपको पेन चाहिए और आपके पास में नहीं है, आपके पास में आपको बस पेन चाहिए और सामने वाले को कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो? सीधा से पैसा ले जा करके देते हो, वो एक्सचेंज कर देता है। तो अब देखो, आपका जो आपको ड्राइंग करनी है और आपके दोस्त को लिखना है, तो यहाँ पर क्या होगा? आप दोनों का कोइंसिडेंस हो गया कि भैया दोनों का काम निकल जाए, तो आप दोनों आपस में एक्सचेंज कर लोगे। वो होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब वहीं पर ही एक के पास में नहीं है तो आप मनी से उसको खरीद सकते हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा एकदम से गलत है, एक्सचेंज। इसका ऑप्शन जो है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमसे कहा गया है कि यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यू वांट टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ एंड द पावर शेयरिंग इन योर कंट्री इज इफेक्टिव एंड दैट नो ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैज एन एब्सोल्यूट पावर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड बी द बेस्ट टू दिस गोल? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पावर के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमारी जो पावर है वो हर एक के अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो ऑप्शंस क्या हैं? उसमें कहा गया कि ऑल द पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर। एकदम से गलत है, ये नहीं होता है। हर एक के पास में, जुडिशरी के भी पास में पावर होती है, एग्जीक्यूटिव के पास में भी पावर होती है और लेजिस्लेटिव के पास में भी पावर होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। पावर शेयरिंग इज मतलब पावर इज सेपरेटेड अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ब्रांचेस एंड विद ईच ब्रांचेस हैविंग इट्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर। हर एक ब्रांच के पास में उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, खुद की पावर होती है जो कि वो यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देन फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है आप लोगों का यहां पर एक आइडेंटिफाई द पिक्चर वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि 10th वाले का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो भी करेक्ट देगा उसे मेरी तरफ से दिल, पक्की बात है, मैं मेरा दिल तुम्हें देने वाला। ठीक है, देन फिर इसके बाद में अभी हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है कि एलिवेट द इंपैक्ट ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सबसे जो फर्स्ट है वो यहाँ पर कहा गया है कि द चॉइस ऑफ गुड्स इन मार्केट इंक्रीजेस। अब देखिए, जैसे कि इंडिया है, अब इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग फ़ोन के ब्रांड्स ले लेते हैं। अब इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा मेजर फ़ोन ब्रांड नहीं है जो कि अच्छे फ़ोन्स बनाता हो। अब जैसे कि सबसे हाईएस्ट जो फ़ोन सेल होते हैं वो होते हैं एप्पल का, फिर उसके बाद में होते हैं सैमसंग के। तो अब ये फ़ोन है, ये सारे के सारे इंटरनेशनल फ़ोन है। तो इनके आने से क्या होता है कि हमारे मार्केट के अंदर नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास में इंक्रीज हो जाती हैं। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में इसका सेकंड सेंटेंस, जिसके अंदर की कहा गया कि प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन दियर लोकेशन। से एकदम से सही बात है कि जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया के अंदर है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, अब उसको अगर जैसे कि इंडिया के अंदर और कोई भी ब्रांड नहीं होगा ना, तो उनके अंदर कोई भी कंपटीशन की भावना नहीं होगी और हमें बेकार प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर इंटरनेशनल ब्रांड आएगा तो हो सकता है कि उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट
कॉम्पीट कर पाए, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देन फिर इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि फॉरेन ट्रेड्स दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन द डिफरेंट कंट्रीज। एकदम से सही बात है कि आप लोगों को नई चॉइसेस मिलते हैं, नए मार्केट्स मिलते हैं, जिससे कि आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। देन फिर इसके बाद में लास्ट है कि द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड। ये एकदम से गलत बात है, ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। क्योंकि मान लीजिए कि कोई चाइनीज अगर कंपनी आ जाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ काम चलाओ प्रोडक्ट बनाती है, तो उनका क्या ही लेना देना। अब भाई चाइनीज तो इतनी ज्यादा कॉपी करते हैं, आपको एक बात बताऊं, वो रॉयल्स रोज है ना, उसकी भी ऐसी कॉपी बना के बेचते हैं, भैया क्या ही कहना। तो इसीलिए सही जो स्टेटमेंट रहेगा बी स्टेटमेंट रहेगा, जिसके अंदर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे सही होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। तो यहां पर कहा गया कि इफ अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन अ राइट एंड मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इज एन। अब देखिए, जैसे कि एक गवर्नमेंट की यहां पे बात करी जा रही है, जो कि आप लोगों को क्या कर रही है, राइट भी दे रही है और उसी को एग्जामाइन भी कर रही है। तो ऐसी जो गवर्नमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की, जो कि राइट भी देती है, फिर उसके बाद में उसका एग्जामाइन भी करती है डिसीजन को, जो कि इंडिया के अंदर होता है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर कि हमें कहा गया है कि आपको ये स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको इस सीक्वल ऑर्डर के अंदर लगाना है जिस तरीके से वो हुए थे। तो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग जैसे चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो कंट्री थी हमारी इंडिया, उसके अंदर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। तो सबसे पहला इंसिडेंट यहाँ पर क्या होता है, वो होता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हुआ। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट रहेगा। तो देखो, बी वाला ऑप्शन तो हमें मिल गया। अब इसके बाद में एकदम से यही एकदम से सही हो गया, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या है। तो इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट इसका ये है कि सेकंड मतलब आंसर है कि फर्स्ट वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि जनरल डायर ओपन फायर एट द लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ इन द जालियांवाला बाग, जो कि एकदम से सही स्टेटमेंट है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, वो ये है हमारे पास में स्टेटमेंट नंबर 4, जो कि है गांधी जी लॉन्च्ड ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, जो कि एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में लास्ट है कि जो लास्ट स्टेटमेंट होता है जहां पर कि इंडिया के अंदर भी कमेटी बनती है, वो है कि ऑटोमैन जो एम्पायर था टर्की का, उसको वो हो जाता है कि जैसे कि वो हार जाते जब खिलाफत कमेटी वहां पर स्टार्ट होती है और वहीं से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में सेकंड, फिर उसके बाद में फर्स्ट, फिर उसके बाद में फोर्थ और फिर उसके बाद में थर्ड। तो मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि सबसे पहला कौन सा है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि इफ देयर इज अ डिस्क्रिप्शन बाय द ट्रांसपोर्ट और द लॉरीज रिफ्यूजेस टू ट्रांसपोर्ट vegetable, milks, etc. from the rural areas to urban areas, food will become scarce and in the urban areas whereas the farmer will be unable to sell their product। तो फिर अब इसके बाद में जैसे कि इसमें कंडीशन ये बताई गई है कि मान लो कि आज आपको जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो जाए तो क्या होगा। भैया, ट्रांसपोर्ट बंद होने से सब कुछ इफेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स विल बी अफेक्टेड ड्यू टू द सिचुएशन स्टेटेड अबव। तो भैया यहाँ पर जो है सभी सेक्टर इफेक्ट होंगे। फिर वो चाहे से आप लोग अपने प्राइमरी सेक्टर ले लो, जो कि टोटली जैसे कि अपने नेचुरल के ऊपर डिपेंड करते, सेकेंडरी ले लो, टर्शियरी ले लो, तो तीनों की तरह इसके से इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि हमें स्टेटमेंट दिया गया है, उसको हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें हमसे कहा गया है कि वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड द मैकेनिकल प्रेस वर इंपोर्टेड इन द लेट 19th century एज द वेस्टर्न पावर्स एस्टेब्लिश्ड देयर आउटपोस्ट इन चाइना। तो क्या ये बात सही है? ये बात एकदम से सही है। तो यहाँ पर ये होता है कि जैसे कि चाइना था, चाइना में ही ज़्यादा वेस्टर्न पावर्स ने इंपोर्ट किया था, इसीलिए इंडिया जो है वो चाइना से पीछे रह गया। अदरवाइज हम लोग बहुत ही ज़्यादा आगे होते, लेकिन चाइना के पास में कुछ एडवांटेज थे उनकी लोकेशन को लेकर के, जो कि हमारे पास में नहीं थे। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो आता है स्टेटमेंट सेकेंड, जिसके अंदर किया कि बीजिंग बिकेम्स द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर एंड द कैटरिंग वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स। ये एकदम से गलत है, बीजिंग वो सेंटर ही नहीं था। तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ए ऑप्शन है इसका एकदम से करेक्ट हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर कि हमें कहा गया है कि एम गेव हिज फ्रेंड क्लूज अबाउट अ टाइप ऑफ सॉइल दैट सूट्स फॉर द ग्रोइंग कॉटन। मतलब कि यहाँ पर एक एम है जो कि अपने फ्रेंड को क्लू देता है कि भैया किस तरीके की सॉइल होती है जो कि सूटेबल होती है उसके लिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लूज
प्रोवाइडेड बाय एम वुड बी द मोस्ट आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ क्लू, मतलब कि भैया आपको क्लू निकालना है कि ऐसा उसने कौन सा क्लू दिया होगा जिससे कि वो आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्लू में हमसे कहा गया कि इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स, तो हमारा जो फर्स्ट क्लू है वो ये है कि इट इज़ वेल नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ टू होल्ड मॉइस्चर। तो यहाँ पर ये हमारा एकदम से सही होगा क्योंकि कॉटन जो होता है ना, इसको मॉइस्चर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला एकदम से सही रहेगा। और इसके अलावा अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमारे एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि द इमरजेंस ऑफ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो मतलब कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरीके की डेमोक्रेसी के थ्रू होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। द इमरजेंस ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कि हमसे कहा कि द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्री इज कॉल्ड, कि भैया दो कंट्रीज हैं वो एक साथ आती है तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि जो गूगल है, गूगल कहाँ की कंपनी है? गूगल है यूएस की कंपनी, और वो इंडिया के अंदर आती है तो वो होता है हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन। और वहीं पर ही जैसे कि टाटा है, टाटा अगर अमेरिका के अंदर जाती है तो ये भी होता है ग्लोबलाइजेशन। इन कंपनीज को हम लोग कहते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज, जिनकी की एक कंट्री से ज़्यादा जगह पर ऑफिसेज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एमएनसीज। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट, कि भैया कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है कि इट इज पॉसिबल फॉर द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। एकदम से गलत बात है। अगर ऐसा होगा कि एक ही आदमी के पास में पावर है तो वो राजाओं वाला जो शासन था वही शासन फिर से आ जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पास में ही पावर रहेगी तो फिर उनके ऊपर कंट्रोल किसी का भी नहीं रहेगा और वो अपने मन से कोई भी एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है स्टेटमेंट नंबर 3, जिसमें कि कहा गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू द ओनली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं भाई, यहां पर जो पार्टीज इलेक्ट होती हैं उनका भी होता है, और जो पार्टी नहीं होती है इलेक्ट वो भी यहां पर गवर्नमेंट से क्वेश्चंस कर सकती हैं डेमोक्रेसी के अंदर और गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, वो आता है हमारे पास में कि गवर्नमेंट कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर इलेक्टेड एंड होल्ड ऑन मेजोरिटी। ये एकदम से सही बात है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं और जिनके पास में मेजोरिटी होती है वही यहाँ पर गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। जैसे कि अभी बीजेपी है, अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाले हैं तो उसके अंदर जो भी पार्टीज रहेंगी, वैसे तो पार्टीज आप लोगों को पता ही कि कौन रहेगी, तो उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट हमारा आंसर चाहिए होगा, डी वाला। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर कि हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं असर्शन और रीजनिंग की तरह आपको इनके आंसर देना है। तो यहाँ पर असर्शन इसका ये है कि इंडिया इज अ कंट्री विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये एकदम से सही बात है भैया, हमारी जो इंडिया है उसके अंदर मल्टी पार्टी सेटअप है, तो ये एकदम से करेक्ट हो गया, ए हमारे पास में सही है। देन अब इसके बाद में इसका रीजन यहां पर दिया गया है कि द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ्टन अपीयर्स टू बी अ वेरी मैसी एंड एनी लीड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये बात तो सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम से करेक्ट होगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनको आपको बस 2 लाइनों के अंदर इन्हें खत्म करना है। तो अब हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी द मैप थोरोली एंड मेंशन द लैंग्वेजेस दैट आर डोमिनेंट प्रेजेंट इन बेल्जियम। कि भैया बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज थी। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, सीधा आपको लिखना डच एंड फ्रेंच, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है इसी का, जो कि विजुअली इंपेयर्ड है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्क्योर वाज नॉट अ कॉन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 रीजंस। आपको कोई भी 2 रीजन देने हैं। एक बात और याद रखना, एसएसटी के अंदर अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो जो क्वेश्चन में ये गिवन है इसको सबसे पहले यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो, फिर उसके बाद में आपको इसे लिख देना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, तो इसके अंदर कहा गया कि तो हमारा जो सबसे फर्स्ट है, इसके पीछे के रीजंस क्या थे। सबसे पहला रीजन इसका ये है कि दे यूज जर्म्स लाइक स्मॉल पॉक्स विच
स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट बिफोर एनी यूरोपियन कुड रीच। तो यहाँ पर ये करते थे। देन फिर इसके बाद में सेकंड है कि अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेंट एंड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीजेस दैट केम्स फ्रॉम यूरोप। और अमेरिकन के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनके पास में इस जो डिजीज थी से लड़ने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर तो अभी ऐसी कुछ चीजें थी जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर गई थी, जिस तरीके से जैसे कि जो कहा जाता है कि नूडल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। जैसे कि क्या होता है कि कुछ जगह के जो नाम है वो अलग अलग हो जाते हैं लेकिन डिशेस एकदम से सेम रहती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पर जो डिश है फेमस राजस्थान की वो है दाल बाटी चूरमा। अब वहीं पर जैसे कि अगर आप किधर और जाओगे तो चूरमा को कुछ और कहा जाता है। तो इसी तरीके से ये होती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि सिमिलर फूड वॉज नॉन इन इंडिया एंड जापान सो द ट्रूथ अबाउट दियर ओरिजिन मे बी नॉन। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसी कुछ चीजें होती है जो कि इंडिया और जापान में भी होती है। और सब्सटेंट योर आंसर विद एनी टू रीजंस। तो अब इसमें ना हमें ना इस आदमी से कोई भी मतलब नहीं। सिंपल सा हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आप ये बताओ कि तमिलनाडु के अंदर आप क्या उगाओगे, गेहूं उगाओगे या फिर आप लोग चाय पत्ती उगाओगे। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा कि भैया टी। अब टी क्यों रहेगा? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसी को ही अलाउ करती है। जैसे कि जो टी प्लांट है वो कहाँ पर ग्रो होता है, ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और उसी के साथ में जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि तमिलनाडु के अंदर फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर्स द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। और उसी के साथ में जैसे कि बारिश वगैरह वहां पर कंटिन्यू रहती है तो वहां पर आसानी से यहाँ पर जो है वो हमारी चाय अच्छे से उग सकती है। देन अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमसे कहा गया है कि मेंशन एनी टू रीजंस टू स्टेट दैट द इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमारी इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? तो उसका सबसे पहला रीजन है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बात ध्यान से रखना कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेन पॉइंट लिखना और उसके रिगार्डिंग आप आगे थ्योरी में कुछ भी लिखिए। फिर सेकंड है कि यहाँ पर हमारे पास में इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी है जो कि हर एक चीज को यहाँ पर रेगुलेट करती है। हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है, हमारे पास में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट्स हैं, उनके लिए हमारे पास में सीएम्स हैं। हर एक लेवल के ऊपर इंडिया के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये है हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं में ही हम लोग सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और इन्हीं में स्कोर करने सबसे ज्यादा इजी होता है। अब मैं आपको बताता हूं। अब देखिए जैसे कि आप लोग इनके आंसर्स देखोगे तो आपको इनके आंसर के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर और आप अपना आंसर खुद से बना करके लिखेगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया कि प्रोवाइड द एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम दैट द प्रिंट कल्चर हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द सोशल लाइव्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। कि भैया जब प्रिंट कल्चर आया था तो उससे किस तरीके से वुमेन का रिफॉर्मेशन यहाँ पर इंडिया में हुआ था। तो अभी हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है कि जो द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी प्लेड अ क्रूशियल रोल। क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे होती थी। अब क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर द प्रिंटिंग प्रेस अलाउज द वुमेन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज दैट वर प्रीवियसली इनएक्सेसिबल टू देम। कि भैया उनके पास में वो इंफॉर्मेशन भी जाने लगी जो कि उनके पास में पहले नहीं जाती थी, जिससे कि वो थोड़ी एजुकेट होने लग गई, वो थोड़ी ज़्यादा समझने लग गई, जिनसे कि उनकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अब जैसे कि ये सब जो एजुकेशन होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लिबरल हस्बैंड्स थे, फादर्स थे, उन्होंने अपनी जो जैसे कि बेटियाँ थी, अपनी पत्नियाँ थी, उनको एजुकेट करने लग गए अपने घर के ऊपर या फिर स्कूल्स में उनको सेंड करने लग गए जब ये प्रिंट कल्चर आया था। अब उसी के साथ में जैसे कि अब आप यहाँ पर ध्यान रखो वो ये है एग्जाम्पल का। ठीक है, आप एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत ही अच्छा दे सकते हो। वो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि इन ईस्ट बंगाल राशुंदरी देवी एक यंग मैरिड गर्ल थी जो कि बहुत ही ज्यादा एक ऑर्थोडॉक्स थी और उसी के साथ में उन्होंने क्या करा कि सीक्रेटली अपने किचन के अंदर पढ़ के उन्होंने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जो कि 1876 के अंदर पब्लिश हुई थी, जो कि एक फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अब इसी तरीके के आपको इसके अंदर 3 एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको स्टडी कर लो। इनको आप अपने लॉन्ग आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26 आता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है कि अ वर्कर इन अ अर्बन एरिया हु हैज बीन वर्किंग इन अ स्मॉल कंट्री वाज नॉट पेड हिज वेजेस प्रॉपरली एंड ही फोर्स्ड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स अंडर द पुअर वर्किंग कंडीशंस। कि भैया वो उसके साथ में क्या होता है, अत्याचार हो रहा है, उसको ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, उसको कोई भी ज़्यादा सैलरी नहीं दी जा रही, उसकी सैलरी काट ली जा रही है और एक्स्ट्रा काम करने का उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा। और उसी के साथ में यहाँ पर नो जॉब सिक्योरिटी है। रिसेंटली ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब एंड वॉज फाउंडिंग सेलिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स इन अ पुश कार्ट। और उसी के साथ में अब उसकी जॉब भी चली गई तो उसके पास में अब कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। की अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि द स्मॉल फैक्ट्रीज मस्ट बी रजिस्टर्ड टू द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर गिवन इन द वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्ट, जॉब्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये सारे के सारे एक्ट जब भी आप लिखो तो इनके नीचे इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देनी है, ठीक है, जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ पाए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में वो इसका ये कि द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द लोन टू हेल्प अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, जो कि हो नहीं सकता। मैक्सिमम केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि यूथ आज का क्या है, वो बहुत ही ज्यादा आलसी है। उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रील्स देखनी है। रील्स देखने से सरकार भी उन्हें पैसा नहीं देती, इसलिए नहीं देती। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, वो आता है कि द वर्कर आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स अंडर द लॉस एंड द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर द फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड अ सेफ वर्किंग कंडीशन। ये आपको इसमें लिखना है। बेसिक जब आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ोगी जब भी आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि यहाँ पर एक मिस्टर पवन है जो कि एक विलेज हेड है। वो चाहते हैं कि उनके जो विलेज है उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो मनरेगा एक्ट के अंदर। तो अब उनको आपको क्या करना है, कोई भी 3 एक्टिविटीज बतानी है जिससे कि मिस्टर पवन जो है वो ये काम को स्टार्ट कर सके अपने गांव के अंदर। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि ये जो एक्ट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। तो जो मनरेगा एक्ट है उसकी फुल फॉर्म है हमारे पास में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, जिसको कि हम लोग मनरेगा बोलते हैं। जिसमें कि क्या होता है कि जो विलेज होता है वहां पर काम किए जाते हैं। अब काम किस तरीके के होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग द पॉन्ड हो गया, उसी के साथ में विलेज रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉर्पोरेटिव मिल्क सोसाइटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब चीजें उसके अंडर आती हैं। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन आ गया कि क्लीनिंग द लेक, और इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग द वाटर बॉडीज सच एज लेक्स एंड पॉन्ड्स कैन बी हेल्प टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड मेक्स इट सुटेबल फॉर द इरिगेशन पर्पजेस एंड दिस कैन लीड्स टू द इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विच इज इन टर्न कैन इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स। इससे क्या होगा, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, हमने सबसे पहले क्या बता दिया कि आपको क्लीनिंग करनी चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। उससे बाद में क्या होगा, उससे जैसे कि सुटेबल रहेगा, आपको इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा, पीने के लिए आपको अच्छा पानी मिलेगा, और उसी के साथ में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और उससे उनकी इनकम अल्टीमेटली बढ़ेगी। फिर इसी तरीके से विलेज रोड कंस्ट्रक्शन होगा तो इससे कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब जैसे कि यहाँ पर कीवर्ड्स क्या हैं, इसमें कीवर्ड्स हैं कनेक्टिविटी हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गया, विद द विलेज हो गया, मेकिंग इट इजियर टू द पीपल टू कम्युनिकेट टू वर्क और ट्रांसपोर्ट गुड्स, ये अच्छी बात हो गई। फिर इसके बाद में कॉर्पोरेटिव मिल्क सोसाइटी हो गया, जिसके अंदर की क्या होगा कि एक छोटी सी इंडस्ट्री बना दिया जाए, कोई डेयरी खोल दिया जाए, जैसे कि फार्मर्स अपने जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको वहां पर सेल कर सके और अपनी एक इनकम जनरेट कर सके। फिर इसके बाद में एक लास्ट है कि आप कंस्ट्रक्शन वर्क चला सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी 3 पॉइंट अपनी मर्जी से लिख सकते हो। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया कि एग्रीकल्चर गिव्स द बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आपको इसको जस्टिफाई करना है, सिंपल सा आपको ये बताना है कि किस तरीके से वो करता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है यहाँ पर रॉ मटेरियल सप्लाई का। अब क्या होता है कि जैसे कि इंडस्ट्रीज होती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि आप जो कपड़े पहन रहे हो वो भी किससे बनते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स हो गया, पेपर हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किससे बनती हैं, एग्रीकल्चर से बनती है। और इसी के थ्रू क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है उससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है और इसी से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट एक्सपेंशन इसमें किस तरीके से होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स
वास्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर में। एग्जाम्पल के तौर पर द यूज़ ऑफ द एग्रीकल्चर मशीनरी सच एज ट्रैक्टर्स हो गया, टिल्टर्स हो गया, हार्वेस्टर हो गया, क्रिएट्स अ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्लूडिंग द स्टील्स एंड द प्लास्टिक एंड द रबर। तो इन सभी की यहाँ पर क्या होती है कि इनकी डिमांड बढ़ती है, जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। फिर सेकंड आता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरीके से होता है, जब आप कोई भी खेती करते हो तो आपको क्या चाहिए होती है वहाँ पर जैसे कि एग्रीकल्चर जो होता है वो एक लेबर इंटेंसिव वर्क होता है। अब मैं ये मार्क कर रहा हूँ तो आपको इसको ध्यान से याद रख लेना है कि भैया लेबर वर्क नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे लेबर इंटेंसिव सेक्टर की, मतलब कि इसके अंदर लेबर की जरूरत होती है, लेबर डिपेंडेंट ये सेक्टर होता है, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, जो कि मेनली जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो अभी भी रूरल एरिया के अंदर ही रहती है, तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा तरीका ये रहेगा। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द 3 लिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट्स द लेजिस्लेटिव पावर, कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास में 3 लिस्ट होती हैं जो कि अपनी लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन विच द लिस्ट सब्जेक्ट एजुकेशन इज इंक्लूडेड एंड वाई। आपको एजुकेशन के बारे में बताना और अपनी 3 लिस्टों के बारे में बताना है जो कि लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो अब हमारी जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, आप अगर इसका आंसर लिखोगे तो इस तरीके से लिखेंगे, आप ध्यान रखना। सबसे पहला रहेगा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर विच कंटेन्स द 3 लिस्ट, जिसके अंदर कि आप ABC करके भी लिख सकते हो, जिससे कि आपका आंसर बड़ा दिखे, जो कि रहेगा हमारे पास में द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट। एंड द सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट आर दोज दैट आर अंडर द एक्सक्लूसिव जुडिशरी ऑफ एन द यूनियन गवर्नमेंट। जो भी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उसको हम लोग रखते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर, और बाकी के हम लोग रखते हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जो कि यूनियन लिस्ट के हैं, वो है हमारा डिफेंस ऑफ कंट्री हो गया, फॉरेन अफेयर्स रिलेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट जैसे कि टेलीग्राफ हो गया। ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, यूनियन लिस्ट के अंदर। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है कि एजुकेशन में जो है ये आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके पास में पावर होती है कि लॉस बना सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, और आसानी से जो भी देश के हित में होगा उसको लेकर के यहाँ पर लॉस बनाए जा सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकती है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि आपका थोड़ा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक टेबल ए दी गई है जिसके अंदर कि आपको जीडीपी का सेक्टर बताया गया कि मतलब कि सेक्टर के अंदर कितना शेयर है। फिर उसी के साथ में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का बताया जा रहा है कि किस सेक्टर ने कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट किया। तो आपको यहाँ पर इस डेटा को देखना है और इस डेटा से देख करके आपको इसको लिखना है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि a remarkable fact that India is that while there has been a changes in the shares of the 3 sectors in GDP, similarly not taken the place in employment। why कि भैया यहाँ पर जो है आप देखोगे कि GDP के अंदर तो अच्छी खासी ग्रोथ है, आप देखोगे टर्शियरी के अंदर 50 से 68, 10 से 21, 40 से 11, ये इसमें कम है, लेकिन आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट इनके अंदर इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही। अब ऐसा क्यों है, तो अब इसके पीछे का हम लोग रीज़न देंगे, वो यहाँ पर ये आएगा। सबसे फर्स्ट जो रीजन है कि इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन इन द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर, कि इनके अंदर ज़्यादा जॉब क्रिएशन नहीं होता है। द प्राइमरी रीजन इज लिमिटेड शिफ्ट इन द एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर इज द फेलियर टू जनरेट द एडिक्वेट नंबर ऑफ द जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि क्या होता है कि अब हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। द प्राइमरी सेक्टर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सफर्स फ्रॉम द अंडर एम्प्लॉयमेंट विद द मोर पीपल्स इंगेज्ड इन द फार्मिंग देन द नेसेसरी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को कम पैसा दिया जाएगा। कम पैसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग ही फार्मिंग को करते हैं, जैसे कि लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी डिमांड कम होती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो उनकी वेजेस होती है ना, जिसके ऊपर वो काम करते हैं, तो वो वेजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिक्रीज हो जाती हैं। फिर इसके बाद में आते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का है, जो कि विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए होता है। तो हो सकता है कि आपके भी एग्जाम के अंदर आ जाए। तो इसमें कहा गया कि टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। सब्सटेनेट योर आंसर। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से होता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि कोई भी अगर कंट्री होती है तो उसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो
हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया। अब ये बहुत सारी, इनमें से कोई भी 4-5 लिख देना। उसके बाद में आपको लिखना है कि ये सब जो है एक बेसिक सर्विसेज यहाँ पे मानी जाती हैं। इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। और उसी के साथ में यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको यहाँ पर प्रॉपर एक उनका ये होना चाहिए कि भैया सारी चीज़ें सही हो रही हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो सब यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड एंड स्टोरेज। इन सभी के यहाँ पर क्या होता है कि इनसे इनकी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे हमारे पास में आता है सेक्शन डी, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन द लोकल एनवायरनमेंट एंड द हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटीज़। कि भैया जो माइनिंग होती है उससे किस तरीके से हमारा लोकल एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है, क्या क्या उससे हेल्थ जो उसके आसपास की रहने वाली कम्युनिटीज़ है उनके साथ में होता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका आंसर रहेगा कि द डस्ट एंड द नॉइशियस फ्लूम्स इनहेल्ड बाय द माइनर्स एंड मेक देम वनरेबल टू द पल्मोनरी डिजीज। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि जो भी लोग माइनिंग करते होंगे, वैसे तो जो भी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनका एक रेस्पेक्टेबल काम है, लेकिन उनकी हेल्थ भी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की गैसेज निकलती हैं, इस तरीके की डस्ट होती है जो कि लंग्स को डैमेज करती है। द रिस्क ऑफ सिंग माइन रूफ्स, बहुत बार ऐसा होता है कि माइन ही दब जाती है जिसके अंदर कि हजारों लोग मर जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ये तो जैसे कि हादसे तो हर दिन ही होते रहते हैं। देन फिर इसके बाद में आता है कि इन्यूडिएशन एंड द फायर इन द कोल माइंस आर द कॉन्स्टेंट थ्रेट्स टू द माइनर्स। भैया जैसे कि माइंस जो होती हैं उनके अंदर आग लगना और उनका दबना, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंट सा ही उनका चलता रहता है। द फैक्ट दैट द माइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब्स, माइनिंग यूजुअली हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट विद द प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ वेस्ट। जो माइनिंग होती है उससे बहुत ही ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट होता है। देन फिर इसके बाद में आता है कि डिस्क्रिप्शन टू द लोकल फ्लोरा एंड फना, कंटामिनेशन ऑफ अ लोकल वाटर सोर्सेज। और उसी के साथ में इनसे जो भी वेस्ट वाटर निकलते हैं सीधा ही उनको नदियों के अंदर, नालियों के अंदर बहा देते हैं, जिससे कि फ्लोरा एंड फना, जैसे कि फ्लोरा होता है हमारे पास में जो भी एनिमल्स वगैरह हैं और जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो सब इससे इफेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि इट कुड रिक्वायर अ रिमूवल ऑफ अ मैसिव अमाउंट ऑफ अ टॉप सॉइल एंड लीडिंग to the erosions and loss of the habitat and the pollution। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसमें कि हमसे कहा गया कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शंस टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, सब्सटेनेट योर आंसर विद द एग्जांपल। कि भैया आपको इसको एग्जांपल के साथ में समझाना है, तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं क्योंकि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज इन द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और ये जो है हमारे पास में इन्वायरमेंट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि ये मान लो कि अनलिमिटेड है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, हमारी सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है। सोलर का जो 1 घंटे का पावर है ना, वो हमारी अर्थ के लिए सफिशिएंट है अगर हम लोग उसे कैप्चर कर पाए। तो बस 1 घंटे के लिए आप सोलर पावर को कैप्चर कर लो। धरती के ऊपर आप चाहे से फिर कितने भी एसी चलाओ, कुछ भी करो, वो पावर खत्म नहीं होती। इतनी पावर आती है सन से 1 घंटे में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते जैसे कि एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, बायो एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। एंड फिर इसके बाद में दे आर द इनएग्जॉस्टिबल एंड आर रिन्यूएबल। भैया ये खत्म नहीं हो सकते और उसी के साथ में ये रिन्यूएबल भी हैं। दे आर आल्सो कंसिडर टू बी एन द क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसी के साथ में क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट सेक्शन जो कि रहेगा हमारे पास में केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको एक पैराग्राफ गिवन है और ये क्या होगा, ये होगा आपकी बुक से ही। तो आप हो तो इसको पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप सीधे इसका आंसर भी दोगे तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब जैसे कि आपने इसको पढ़ा तो ये आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया ये जो है हमारा वो है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से, हिस्ट्री से ये है। तो हमें सिंपल से इसके क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करना है। तो अब हमारे पास में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि व्हाई डिड गांधी जी सेज दैट द पॉजिटिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ अ वीक। भैया उनका कहना ये था कि कोई भी अगर हम मान लीजिए कि अगर वो जैसे कि उनका मानना ये था कि आपको ना वायलेंस नहीं करना चाहिए, तो उनका मानना ये था कि ये कोई रास्ता कायरों का नहीं है, ये जो रास्ता है इस रास्ते से भी आप आसानी से जीत सकते हो, आपको लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं, उनकी ये थॉट थी। तो अब इसके पीछे का ये था कि गांधी जी सेड द पॉजिटिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ अ वीकनेस बिकॉज
इट कॉल्स फॉर द इंटेंस एक्टिविटी विद अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। उनका मानना ये था कि ये जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके सामने कोई लड़ाई कर रहे हो और आप कुछ भी नहीं बोल रहे, तो इसके लिए आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि सत्याग्रह इज अ प्योर सोलफुल फोर्स, सब्सटेंट दिस स्टेटमेंट इन 20 वर्ड्स। भैया आपको बताना है कि एक ऐसा क्यों था, क्योंकि इसके पीछे की जो थॉट थी उनकी वो ये थी कि ट्रूथ इज अ वेरी सब्सटेंस ऑफ अ सोल एंड दैट इज इन्फॉर्म्ड विद द नॉलेज एंड दस दिस फोर्स इज कॉल्ड अ सत्याग्रह। भैया उनका मानना ये था कि जो सच होता है ना वो सोल होती है जिसको कि इन्फॉर्म किया जाता है नॉलेज के साथ में, और ये इस फोर्स को ही सत्याग्रह कहा जाता है। एंड फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द बेस्ट वेपन टू यूज टू कोलैप्स द ब्रिटिश रूल। अब महात्मा गांधी का मानना ये था कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं हम पर राज कर रहे हैं, ये हमारे कारण ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इनके साथ में कोऑपरेट कर लेते हैं। आप भी याद रखना कि अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो उसका सबसे मेन रीज़न या फिर उसके साथ में वो होता है कि वो होते हो आप। जैसे कि कॉर्पोरेट हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रिटिश की चीज़ें यूज़ में लेते थे, उनके अगेंस्ट में हम लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, तो वो हमारी सबसे बड़ी कमी थी, जो कि गांधी जी ने अपनी बुक में भी लिखा था, और उसी से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। फिर इसके बाद में इसी तरीके से आपको 35 पैराग्राफ मिलेगा। ये है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि सॉइल से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसे देख लीजिएगा। अब देखिए, आप पैराग्राफ पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो इसमें कहा गया कि मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कि भैया महाराष्ट्र के अंदर ऐसा क्यों है कि वहां पर जो वाटर की शॉर्टेज होगी, तो उसके पीछे का सबसे पहला रीजन है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ ग्राउंड वाटर एंड पॉल्यूशन ऑफ अ सरफेस वाटर बॉडीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। वहाँ पे जो लोगों ने ना बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ में लिया है, जिस वजह से वहाँ पर उसकी शॉर्टेज हो गई है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डिस्पाइट बीइंग द सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग स्टेट ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र स्टिल फेसेस द वाटर क्राइसिस। भैया अब ऐसा क्यों होता है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने के बाद भी कंट्री में वहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि पानी की किल्लत होती है? तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि despite receiving the second highest rainfall in the country, traditional irrigation practices like flood irrigations leading to the water shortage in India, वहाँ पर जो उनका जो तरीका है जिससे कि वो इरिगेट करते हैं वो है फ्लड इरिगेशन, जिससे कि क्या होता है कि वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन एफ, जो कि हमारे पास में मैप बेस्ड रहेगा, जिसके अंदर कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास में हिस्ट्री का है। जैसे कि आप लोगों को क्या है, इसके अंदर गिवन है, मार्क करके दे दिया जाएगा कि भाई ये दोनों जगह हैं, बस आइडेंटिफाई के लिए आता है, मार्क करने के लिए नहीं आता। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन इसका ये है, इसमें पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन प्लेस्ड एट 1920 के अंदर, याद करो 1920 के अंदर जो सेशन था वो था हमारे पास में कैलकटा के अंदर। तो जो हमारा सेशन था वो था कैलकटा के अंदर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी ब्रॉक द सॉल्ट लॉ। भैया उन्होंने सॉल्ट लॉ कहाँ पर करा था? तो सॉल्ट लॉ उन्होंने करा था गुजरात के अंदर एक, जैसे कि पोर्ट है, पोर्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि सिटी सा है जिसको कि हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं डांडी। मैंने क्या करा है, डांडी। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारे पास में डांडी। तो ये दोनों हमने क्वेश्चंस आसानी से कर लिए। मुश्किल से मिला करके 6 से 7 क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर अच्छे से कवर करवा दूंगा, तो उसके लिए मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में 37B, जिसके अंदर भी आप लोग को आइडेंटिफाई करना है। वो है हमारे पास में अ कोल माइन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कौन सी कोल माइन है? तो वो है यहाँ पर नेवेली, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। देन फिर जो एक डैम है जो कि बिल्ड हुआ है शेनाब रिवर के ऊपर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सलाला डैम। ठीक है, सलाला मैं आई थिंक कि सही बोल रहा हूँ। और फिर इसके बाद में है द लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सी पोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, वो है हमारा यहाँ पर विशाखापट्टनम में। और फिर लास्ट है नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क, कहाँ पर है? वो है हमारा यूपी के अंदर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं।